हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज सिंह। स्वागत है आप लोगों का ब्लिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन की, जो आईटीएफ का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर है और उसी के एक्सरसाइज की बात करेंगे आइए हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो हम लोग जान लें कि प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन में मिनिमम होता है, तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन का वो पार्ट एक सिलेक्ट किया, ठीक है, जिसमें वो 1 हो जाए, ओके। और तब जाकर हम लोगों ने इनवर्स डिफाइन किया, उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किया। तो जो वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट किया गया डोमेन का पार्ट जो जाके आईटीएफ के लिए रेंज बन गया, उसी को हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं, ओके। और उस प्रिंसिपल ब्रांच के अंतर्गत जो वैल्यू आता है उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान कहते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू की। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ये जो 10 क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से बनेंगे। आप 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से देखिएगा तो आपको क्लू पकड़ में आ जाएगा। आप लिंक समझ लीजिएगा कि किस टाइप से हमको इसको बनाना है। बस वही क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि हमको करना क्या है। साइन इनवर्स -1/2 की अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स माइनस रहने देते हैं 1/2 किसका वैल्यू है? 1/2, माइनस की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ 1/2 की बात कर रहे हैं। तो 1/2 साइन में कितने एंगल पर हमको वैल्यू प्राप्त होता है? तो हमको पता है 30 पर। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? साइन 30 लिख देंगे। और साइन 30 को कैसे लिखेंगे? साइन π/6। कितना लिख देंगे? साइन π/6 हो गया। अब आप समझिए यहाँ पे साइन निगेटिव है, तो थोड़ा सा समझाते हैं हम आप लोगों को। याद कीजिए ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। यहाँ पे ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव, इसमें हमने बात करी कॉसेक की, कॉसेक पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। अब यहाँ पे साइन निगेटिव है, तो साइन निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? एक है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे निगेटिव होता है, और एक यहाँ निगेटिव होता है, फोर्थ में निगेटिव होता है। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स, साइन के निगेटिव होने की, तो उसके पहले हम थोड़ा सा साइन इनवर्स के रेंज की बात कर लेते हैं। साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो कितना होता है? -π/2 to π/2। तो -π/2 की बात करेंगे तो -π/2 π/2, -π/2 to π/2 ये है। क्लियर? तो साइन निगेटिव होता है यहाँ और यहाँ, लेकिन ये जो क्वाड्रेंट है ये हमारे रेंज में नहीं है, -π/2 to π/2 में नहीं है। तो हम लोग किसको लेंगे? लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? -θ। क्या होता है? -θ। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, मतलब अगर हम साइन -θ की बात करें तो रिजल्ट हो जाता है -sin θ। किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। एक बार फिर समझाते हैं। मैंने बोला कि साइन निगेटिव है, तो साइन निगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में है, इस बात को देखेंगे। तो किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? फोर्थ में होता है या थर्ड में होता है? जब ये पता चल गया कि किस में निगेटिव होता है, तब हम लोग चले आएंगे अब अपने रेंज पर कि साइन इनवर्स का रेंज क्या है। तो रेंज हमको पता है -π/2 to π/2 होता है। तो इस क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा वो इस रेंज में नहीं आएगा। तो देखेंगे कौन सा एंगल? हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को देखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा वो इस रेंज में आएगा, हम लोग के -π/2 to π/2 में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो क्या लिखते हैं? -θ या 2π-θ, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर? 2π-θ की बात करेंगे तो फिर इस रेंज से बाहर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? -θ लिख लेंगे। मतलब साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे लोग? साइन इनवर्स -sin θ, ये थीटा है जी, -sin θ है, तो हम लिखेंगे इसको कैसे? साइन -θ। साइन
माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6 हो जाएगा ना। अब देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, अब जो थीटा है वो हमारे साइन इनवर्स के रेंज में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तब हम यहाँ पर लिख देंगे साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा कितना, माइनस पाई बाई 6। क्लियर हुआ। रेंज में जब है तो हम लोग लिख देंगे माइनस पाई बाई, चूंकि आपको पता है यहाँ पर कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है कब, जब x बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, मतलब ये x का, ये साइन इनवर्स का रेंज होता है। अब क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, क्वेश्चन 2 में क्या है हमारे पास, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है cos इनवर्स रूट 3 बाई 2, cos इनवर्स रूट 3 बाई 2। अब बताइए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि रूट 3 बाई 2 कॉस के किस एंगल के लिए हमको प्राप्त होगा, रूट 3 बाई 2 जो वैल्यू है वो कॉस के कितने एंगल पर हमको प्राप्त होगा। तो कॉस अगर हम 30 की बात करें, कॉस 30 का वैल्यू होता है रूट 3 बाई 2, तो हमको पता है कि कॉस 30 का वैल्यू रूट 3 बाई 2 होता है। तो इसका मीनिंग समझ में आ रहा, मैंने बोला कि रूट 3 बाई 2 कॉस के कितने एंगल पर हमको ये वैल्यू प्राप्त होगा, तो हमको पता है कितना, पाई बाई 6, मतलब 30 पर प्राप्त होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई बाई 6। और पाई बाई 6 देख लीजिए, पाई बाई 6 जो है वो रेंज में है 0 टू पाई, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज कितना होता है 0 टू पाई। अगर इस चीज को आप ऐसे डायरेक्ट नहीं, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, आपको पता है कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू रूट 3 बाई 2 होता है, तो रूट 3 बाई 2 मैंने लिख दिया, कॉस पाई बाई 6 लिख दिया। और कॉस इनवर्स कॉस थीटा, जो थीटा है वो रेंज में है, कॉस इनवर्स के रेंज में है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, रेंज में जब आया तो हम लोगों ने वैल्यू ले लिया पाई बाई 6। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 हम लोगों ने देखा। में क्या है, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2, फिर इसको आप देख के बड़ी आसानी से बता सकते हैं। कॉसेक इनवर्स 2 का मतलब कॉसेक के कितने एंगल पर वैल्यू हमको 2 प्राप्त होगा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, पाई बाई 6, कितना, पाई बाई 6, बेहद आसान। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, tan इनवर्स, यहाँ पे अगर माइनस रूट 3 की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, tan इनवर्स माइनस रूट 3, माइनस आ गया, हो सकती है माइनस देख के थोड़ी सी घबराहट हो, थोड़ी सी परेशानी हो। एक चीज दिमाग में बैठा के रख लेना है, तब तक हम यहाँ पे tan इनवर्स के वैल्यू को, मतलब इस क्वेश्चन के वैल्यू को नहीं लिखेंगे जब तक एंगल जो होगा वो रेंज में नहीं आएगा। क्योंकि इसका मतलब क्या कि ये जो इनपुट लेता है वो वैल्यू के रूप में लेता है, ये वैल्यू के रूप में इनपुट लेता है, और जो आउटपुट देता है वो एंगल के रूप में देता है। क्लियर। तो एंगल जब तक tan इनवर्स के रेंज में नहीं आएगा तब तक हम वैल्यू नहीं लिखेंगे। जितनी भी प्रक्रिया है वो सब रेंज में लाने की, ये जो मैंने किया ये क्या है, रेंज में लाने के लिए किया है। सिंपल समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर मुझे किसी को पत्थर चलाना है, किसी को पत्थर चला के मारना है, चला के मारने की बात नहीं कर रहे हैं कि आप जाके पत्थर चला के मारिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं समझाने के लिए कि अगर मुझे किसी को पत्थर चला के मारना है और मेरे पत्थर का रेंज अगर 100 मीटर तक है, अगर 100 मीटर तक हम अपना पत्थर मार सकते हैं, और वो व्यक्ति जो है वो कितनी दूरी पर है, अगर वो 600 मीटर की दूरी पर है, तो क्या करें हम, पत्थर मार दें उसको, पता चलेगा कि हाथ से पत्थर भी निकल गया और उसको लगा भी नहीं और वो वापस आके व्यवस्था कर दिया। तो वो नहीं करना है, हमको क्या करना है, जब तक वो रेंज में नहीं आएगा तब तक हमको पत्थर नहीं चलाना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसको हम चिढ़ाएंगे, उसको कुछ वैसी हरकत करेंगे कि वो गुस्सा करेगा, वो गुस्सा करके हमारे तरफ आएगा, दौड़ेगा, मारने के लिए दौड़ेगा। जब पता चलेगा कि वो रेंज में आ गया तो अपना पत्थर चला के मार देंगे उसको, उसको लग जाएगा। तो अगर रेंज में नहीं है तो जब तक रेंज में नहीं तब तक हम पत्थर नहीं चलाएंगे, रेंज में आने के बाद ही पत्थर चलाएंगे। मतलब सिंपल है, ये जो एग्जाम्पल है एक समझने के लिए बताया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसका कोई अहिंसात्मक मेरा कोई पॉइंट ऑफ यदि नहीं था। तो मैंने बोला कि अगर tan इनवर्स का जो वैल्यू होगा वो एंगल में आएगा, तो एंगल हम तभी लिखेंगे जब वो रेंज में आएगा, और जब तक रेंज में नहीं आएगा तब तक उसको रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। भाई चिढ़ाएंगे, कुछ सुनाएंगे, प्रवचन सुनाएंगे, तो जब चिढ़ेगा
तो यहां पर देख लेना, अब रेंज में इसको लाने की कोशिश करेंगे लोग। क्या tan इनवर्स -√3 की बात करेंगे लोग अगर, तो tan इनवर्स हम डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं कि tan के कितने एंगल पर हमको -√3 का वैल्यू प्राप्त होगा, हम ऐसे भी बात कर सकते हैं, लेकिन अब समझा रहे हैं थोड़ा सा और बेहतर तरीके से। देखिए tan इनवर्स -√3 है, तो माइनस तो मैंने लिख दिया ज्यों का त्यों ब्रैकेट के अंदर। √3 किसका वैल्यू है ये तो आपको आसानी से पता है कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो आप लिख दीजिए ना tan 60, जो आप जानते हैं उसको बेहद आसानी से लिख दीजिए, 60 मतलब π/3। क्लियर हो गया। अब देखिए कि tan निगेटिव यहां दिखा रहा है, तो tan निगेटिव दिखा रहा है, तो थोड़ा सा आ जाते हैं हम अपने क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। tan किस में निगेटिव होता है, सेकंड में निगेटिव होता है और फोर्थ में निगेटिव होता है। tan जो होता है वो सेकंड में निगेटिव होता है और फोर्थ में निगेटिव होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि tan इनवर्स के रेंज की, तो याद कीजिए tan इनवर्स का रेंज क्या होता है। tan इनवर्स का रेंज -π/2 टू π/2 होता है, जिसमें ये भी एक्सक्लूड होता है और ये भी एक्सक्लूड होता है, ओपन इंटरवल में होता है। तो जो ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा वो tan इनवर्स के रेंज में नहीं आएगा, लेकिन इस क्वाड्रेंट का एंगल tan इनवर्स के रेंज में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट का एंगल यूज करेंगे -θ के रूप में, क्योंकि इसमें आप 2π -θ भी लिख सकते हैं। 2π -θ भी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल रिप्रेजेंट करता है, और -θ जब हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तब जो एंगल हमको मिलता है -θ, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रही है ना। -θ जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो -θ एंगल, हम जो एंगल होता है मेजरमेंट वो निगेटिव में, जब क्लॉकवाइज ना करके एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो जो एंगल मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव, और जब एंटी क्लॉकवाइज ना करके क्लॉकवाइज करते हैं तो क्या होता है, निगेटिव। अब चलिए, ये तो पता चल गया कि हमको इस क्वाड्रेंट में बात नहीं करनी है, किस क्वाड्रेंट में बात करनी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan इनवर्स हम इसको लिख सकते हैं tan -π/3, tan -π/3। क्लियर। tan -θ का वैल्यू आपको पता है -tan θ होता है। क्लियर। tan -θ का वैल्यू कितना होता है, -tan θ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ cos और sec प्लस होता है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर tan -π/3, अच्छा -π/3 जो है वो इसके रेंज में है कि नहीं है, -π/2 से π/2 के बीच में है, तो हम इसको देख लिए कि ये रेंज में हो गया। अब जब रेंज में आ गया तो क्या करना है, पत्थर चला देना है, मतलब वैल्यू लिख देना है। तो tan इनवर्स tan -π/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -π/3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कितना है वो, क्वेश्चन 5 में है cos इनवर्स -1/2। याद कीजिए, डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं लोग कि cos के कितने एंगल पर हमको वैल्यू -1/2 प्राप्त होगा, 120 पे प्राप्त होता है, 120 cos 120 का वैल्यू जो होता है वो -1/2 होता है। 120 का मतलब 2π/3, 2π/3, 2π मतलब 180, 180 बाई कितना 3, 60 कितना हो जाएगा 120, 62 जा 120, 120। तो हम ऐसे भी बात कर सकते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए कि जो 120 हमको ये मिल रहा है, 120 जो मिल रहा है, क्या 120 cos इनवर्स के रेंज में है, क्या 120 cos इनवर्स के रेंज में है, तो फिर भाग के जाएंगे cos इनवर्स के रेंज के पास। cos इनवर्स का रेंज क्या है, 0 to π, तो 0 to π मतलब 0 से 180, और 0 से 180 के बीच में 120 आता है कि नहीं आता है, आता है, तो हम वैल्यू खट से लिख देंगे कितना 120। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 120 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2π/3 लिख सकते हैं, लेकिन शो कर देते हैं, शो करके दिखा देते हैं। cos इनवर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, cos इनवर्स कितना 2π/कितना 3, और 2π/3 हमारे रेंज में है, तो वैल्यू लिख देंगे कितना 2π/3। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों ने कौन देखा 5। क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है वो, क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -1 का मतलब क्या, tan इनवर्स -1 का मतलब होता है कि tan के कितने एंगल पर हमको वैल्यू -1 प्राप्त होगा। मतलब समझ में आ रहा है, tan इनवर्स का -1 का मतलब समझ जाइएगा तो आंसर हाथ में है, प्रॉब्लम ही नहीं है।
मतलब सिर्फ समझ जाना है, जो पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है वो सिर्फ समझ में आ जाए तो फिर मुट्ठी में है आईडीएफ, कोई परेशानी नहीं है। अब tan इनवर्स -1 का मतलब हुआ कि tan के कितने एंगल पर हमको वैल्यू -1 प्राप्त होगा। तो हमको पता है कितना, -π/4 पर, तो हम लिख सकते हैं, लेकिन समझिए यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दे देंगे -π/4, और -π/4 रेंज में भी है tan इनवर्स के, क्योंकि tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, तो उसके रेंज में है, तो हम आंसर लिख सकते हैं ना, खट से लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बिना किसी कैलकुलेशन के आंसर दे देंगे। लिख के दिखा देते हैं हम आप लोगों को। अगर tan इनवर्स है यहां पर तो लिख सकते हैं कितना, tan यहां पे माइनस शो कर देते हैं, -π/4 tan π/4, tan π/4 का वैल्यू -1। अब देखिए tan इनवर्स, tan निगेटिव कहां होता है, अभी बताया मैंने, tan निगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में, और सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो tan इनवर्स के रेंज में नहीं आता है। तो tan इनवर्स के रेंज में नहीं आता है तो हम किसको लेंगे, हम फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को लेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लेंगे, -θ, तो -θ यहां पर क्या मतलब -π/4, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, tan -π/4, tan -θ इज इक्वल टू -tan θ, तो वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए रेंज में है कि नहीं है ना, रेंज में है ना, बोले है ना, जब तक रेंज में ना आए तब तक एंगल नहीं लिखना है, जब तक सामने वाला रेंज में ना आए तब तक हमको नहीं पत्थर चलाना है, रेंज में आने के बाद ही पत्थर चलाना है, नहीं तो पत्थर भी बर्बाद, वापस आके कुटाई भी करेगा। तो बेहतर है कि हम क्या करें, सबसे पहले अपने एंगल को रेंज में लाए, उसके बाद हम वैल्यू लिखें, तो कितना लिखेंगे, -π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा -π/4। मैंने बात कहां तक करी, 6 तक बात करी। क्वेश्चन देखिए यहां पर 7 में कितना है, sec इनवर्स 2/√3, काफी आसान, देख के आप बता सकते हैं कि √2/√3 सेक में कितने एंगल पर वैल्यू प्राप्त होगा, कितने पर प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सेक इनवर्स 2/√3 है तो सेक के किस एंगल पर वैल्यू हमको 2/√3 प्राप्त होगा, सोचिए, सेक के कितने एंगल पर वैल्यू हमको 2/√3 प्राप्त होगा, सेक 30 पर, सेक 30 पर वैल्यू हमको कितना प्राप्त होगा, 2/√3, क्योंकि cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो पलट देंगे तो हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं कितना, sec 30 π/6, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। सिमिलरली क्वेश्चन आप 8 कर सकते हैं, cot इनवर्स √3 में क्या बोल रहा है कि cot के कितने एंगल पर हमको वैल्यू √3 प्राप्त होगा, तो बताइए ना कितने पर प्राप्त होगा। आपको पता है cot 30 का वैल्यू कितना होता है, √3, cot 30, क्योंकि tan 30 का वैल्यू √3, तो cot 30 का वैल्यू यहां पर जैसे देखिए, tan 30 का वैल्यू, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी √3, और cot 30 का वैल्यू कितना होता है, √3, तो cot के एंगल 30 पर वैल्यू हमको कितना वैल्यू मिलेगा, √3, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कितना, π/6। क्लियर। अब ये दो क्वेश्चन जो 9 और 10 है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हैं खुद से, इतना समझने के बाद आप 2 क्वेश्चन का ट्राई खुद से कर सकते हैं। अगर बनता है तो कमेंट बॉक्स में आके बताना भी है कि हाँ बन गया, मुझे आंसर मिल गया। अगर नहीं बनता है तो आप आके जो व्हाट्सएप नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है उस पर आप आके पूछ भी सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से बना लीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन 11 की। क्वेश्चन 11 में क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। आप बताइए यहाँ पर कि tan इनवर्स 1 की अगर हम बात करें तो 1 tan में π/4 का वैल्यू होता है, तो हम लिख सकते हैं कितना, tan π/4, और π/4 जो है वो हमारे tan इनवर्स के रेंज में है, क्योंकि tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल में। चलिए प्लस अगर हम cos इनवर्स की बात करें यहाँ पर, फिर बात आ गई -1/2 की, तो cos में -1/2 कितने एंगल पर वैल्यू प्राप्त होता है, इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने जिक्र किया है 2π/3, 120 पर। cos 2π/3 का वैल्यू -1/2 होता है, और 2π/3 जो है वो बिलोंग करता है, रेंज होता है cos इनवर्स का 0 to π। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, cos यहाँ पे 2π/3,
क्लियर, प्लस साइन इनवर्स की अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स -1/2। देखिए यहाँ पर साइन -1/2 की अगर बात करें यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन π/6। ध्यान दीजिएगा साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2 और माइनस 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा π/4 प्लस अगर हम इसकी बात करें तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2π/3 और प्लस अगर हम इसकी बात करें तो साइन इनवर्स आपको पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। क्लियर, तो हम साइन π/6 को लिख सकते हैं -π/6 और ध्यान दीजिए साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 होता है और देखिए -π/6 -30 -90 और 90 के बीच में है, मतलब रेंज में है, तो हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं π/4 प्लस 2π/3 प्लस इसका कितना वैल्यू हो जाएगा -π/6। क्यों भाई, क्योंकि पता है साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x, कॉस इनवर्स कॉस x का वैल्यू कितना x, लेकिन कब, जब x बिलोंग करता है -π/2 से लेके π/2, कब, जब x बिलोंग करता है 0 to π। यहाँ पर tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा x इज इक्वल टू x हो जाता है कब, जब x बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो गया, अब 4 3 6 का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा जी 12, 4 2 जा 8 तो हो जाएगा 2π माइनस यहाँ पर प्लस 3 4 जा तो हो जाएगा 4 2 जा 8π और माइनस 6 2 जा तो हो जाएगा 2π। वैल्यू कितना हो गया 2 और 8 10 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो 8π कितना 12 और यहाँ पे 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 तो रिजल्ट हो जाएगा 2π कितना 3। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका वैल्यू कितना निकाल लिया 2π/3। क्वेश्चन 12 की बात कर लेते हैं। 12 में देख लीजिए कॉस इनवर्स कॉस के कितने एंगल पर वैल्यू हमको 1/2 मिलता है, तो हमको पता है 60 पर cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो कितना लिखेंगे π/3, cos π/3 का वैल्यू 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स और 1/2 साइन में किस एंगल पर वैल्यू हमको प्राप्त होता है साइन 30 पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन π/6। अब ध्यान दीजिए π/3 cos इनवर्स के रेंज में है और π/6 यहाँ पर साइन इनवर्स के रेंज में है, तो हम लिख सकते हैं कितना π/3 प्लस 2 इंटू π/6, 2 3 जा हो जाएगा 3 एलसीएम हो गया पाई प्लस पाई 2π, रिजल्ट हो जाएगा 2π/3। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 13 की। क्वेश्चन 13 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y कह रहा है और y बोल रहा है कि y का वैल्यू जो होगा वो किस के बीच में होगा 0 to π के बीच में, 0 से लेकर π तक या -π/2 से π/2 तक या 0 और π के बीच में या -π/2 और π/2 के बीच में। तो पता है ना कि साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक क्लोज्ड इंटरवल में, मतलब y का जो वैल्यू होगा वो -π/2 से लेके π/2 तक होगा, तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पर सॉल्यूशन, इसकी बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन tan इनवर्स हमारे पास √3 है और माइनस सेक इनवर्स -2 है, तो आप बताइए ना √3 tan में किसका वैल्यू होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे समझा चुके हैं कि tan इनवर्स √3 किस √3 tan में कितने एंगल पर वैल्यू प्राप्त होता है हमको 60 पर, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो हम डायरेक्ट 60 कर दिए π/3 कर दिए माइनस। आप बताइए ना सेक इनवर्स -2 है जी, तो सेक इनवर्स -2 का मतलब हुआ कि सेक का कितने एंगल पर वैल्यू हमको -2 मिलेगा, तो -2 1/2 -1/2, ध्यान दीजिए यहाँ पर
आपको कॉस सेक में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन कॉस में तो परेशानी नहीं होगी। तो कॉस याद कीजिए, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। तो यहाँ पर सेक 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 120 डिग्री का मतलब क्या होता है, 2π/3। क्लियर। तो हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सेक के कितने एंगल पर वैल्यू हमको -2 मिलता है, तो 120 डिग्री पर मिलता है, और 120 डिग्री का मतलब होता है 2π/3। तो यहाँ पर हमको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 3 एलसीएम, पाई -2π मतलब हो जाएगा -π/3। क्वेश्चन 14 कंप्लीट। एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है 9, 10, आइए उसका जिक्र कर ही लेते हैं, क्योंकि अक्सर हो क्या रहा है मेरे साथ कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो हम छोड़ रहे हैं उसको लोग आके मेरे व्हाट्सएप पर पूछ ले रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि उसको हम बता ही दे रहे हैं ताकि आप लोग बाकी किसी बुक से प्रैक्टिस कर सके। और जो इंस्टीट्यूट के अगर आप स्टूडेंट्स, अगर आप बिलिसियंस हैं, तो आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, असाइनमेंट दिया हुआ है, आप उससे क्वेश्चन लेकर सॉल्व कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो आइए उस क्वेश्चन 9 और 10 की भी बात कर लेते हैं। 9 और 10 पहले आप इसको नोट कर लें। अरे ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कैलकुलेशन देख लिया जाए, यहाँ पे कितना था हम लोगों का, पाई/6, ये पाई/4, तो यहाँ पे 4 3 जा 12, यहाँ पर 3 पाई होगा, 3 पाई, अब प्लस यहाँ पर कितना 8 पाई, 3 4 जा तो 4 2 जा, और पाई 6 2 जा 2 -2 पाई, तो यहाँ पर कितना 8 3, यहाँ पर 11 -2 कितना हो जाएगा 9 पाई/12। ये हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, 3 और यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो हो जाएगा 3 पाई/4। अब बात करते हैं क्वेश्चन 9 और 10 की। क्वेश्चन 9 में क्या है, cos इनवर्स -1/√2। तो cos इनवर्स माइनस, तो पहले लिख ही लेते हैं, 1/√2 किसका वैल्यू है cos में, cos π/4 का वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं cos π/4। अब cos निगेटिव है जी, तो देख लेते हैं किस क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। cos निगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में निगेटिव होता है, और cos इनवर्स का रेंज कितना होता है 0 to पाई। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा वो हमारे cos इनवर्स के रेंज में आएगा नहीं, तो हम इसको क्रॉस करेंगे, हटाएंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए हम लोग क्या करना होगा, देखिएगा पहले यहाँ पर cos इनवर्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos π-π/4, cos π-π/4। ध्यान दीजिए, cos अगर चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है पाई माइनस थीटा होता है, और यहाँ थीटा कितना है π/4, तो हमने लिख दिया π-π/4। यहाँ पर cos अगर हम 180 माइनस थीटा की बात करें तो जो रिजल्ट होगा वो होगा -cos थीटा। क्लियर। अब चलिए cos इनवर्स, यहाँ पे cos 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा 3 π/4, और हमारा cos इनवर्स cos थीटा। अब ध्यान दीजिए 3 π/4 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो हमारे cos इनवर्स के रेंज में है, इसलिए हमारा वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 3 π/4, क्योंकि 3 π/4 जो है यहाँ पर 3 π/4 जो है वो बिलोंग कर रहा है कितना से 0 से पाई के, 0 से पाई में। अब यहाँ पर बात करेंगे तो क्वेश्चन 10 की। क्वेश्चन 10 में क्या है हमारे पास, cosec इनवर्स -√2। तो ध्यान दीजिए cosec इनवर्स -√2 को माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं, cosec में √2 किसका वैल्यू होता है π/4 का, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे cosec π/4, cosec इनवर्स माइनस cosec π/4 हुआ, तो cosec इनवर्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर बात cosec की है। cosec किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे, और cosec इनवर्स के अगर हम रेंज की बात करेंगे तो -π/2 to π/2 होता है, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0 आपको लेना होता है, माइनस उसमें से 0 करना होता है। तो -π/2 to π/2 मतलब जो मेजर हम लोगों का जो रेंज होता है वो क्या होता है -π/2 to π/2, उसमें से माइनस हम लोग करते हैं 0 को, क्योंकि 0 पर cosec इनवर्स cosec अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं -π/2 π/2, तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो तो हमारे रेंज में आ नहीं रहा है, तो रेंज में कौन आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, तो हम फोर्थ की बात करेंगे, और फोर्थ में एंगल क्या लेंगे -θ। तो हम यहाँ पर क्या बात करेंगे cosec इनवर्स cosec
माइनस पाई बाई 4 की अगर हम बात करें तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस पाई बाई 4, याद कीजिए कॉसेक माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉसेक थीटा होता है जी, और माइनस थीटा हमारे रेंज में है। हमारे रेंज का मतलब क्या, कॉसेक इनवर्स का रेंज, तो कॉसेक इनवर्स के रेंज में है तो हम रिजल्ट लिख देंगे माइनस पाई बाई 4, हो गया माइनस पाई बाई 4। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने दे दिया। 9 और 10 मैंने छोड़ा था, लेकिन फिर मैंने सॉल्व कर ही दिया, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जो हम छोड़ रहे हैं सॉल्व करने के लिए, हमेशा ऐसा नहीं होगा। मुझे लगा कि शायद इसमें परेशानी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। नहीं तो हम आप लोगों को जो टारगेट होगा होमवर्क के लिए वो हम आप लोगों को देते रहेंगे। जो भी बिलिशियंस हैं, हम एक बार फिर बता दें, असाइनमेंट दिया हुआ है। अगर आप नॉन बिलिशियंस हैं तो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है आप उस बुक से सॉल्व कीजिए। अगर आपको परेशानी होती है तो आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस व्हाट्सएप नंबर पे आके पूछ सकते हैं बेहिचक। आप बिलिशियंस हो नॉन बिलिशियंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे पास पढ़ते हो, मेरी संस्था से जुड़े हुए हो या नहीं जुड़े हुए हो, आप बेहिचक मेरे से क्वेश्चन पूछिए, हम आपको आंसर करेंगे, हम आपको आंसर पहुंचाएंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।